नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी, जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। ये एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे लगातार काम करते रहे हैं। इनके पास तमाम चुनावों के डेटा, तमाम प्रत्याशियों की बातें, बहुत सारी चीज़ें इनके पास रहती हैं और वो हमेशा इस तरह का विश्लेषण किया करते रहते हैं और इनका विश्लेषण कई बार सटीक भी साबित हुआ। हालांकि इन्होंने कभी चुनावी भविष्यवाणियाँ इस तरह से नहीं की हैं, लेकिन फिर भी जो विश्लेषण करते हैं, आज डेटाबेस का ज़माना है। ऐसे में डेटा के साथ किसी भी चुनाव या किसी भी घटनाओं का विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में आज 72 सीटों पर कांग्रेस काबिज है, 14 सीटों पर भाजपा काबिज है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की 17 ऐसे सीट हैं जो 2003 के बाद लगातार चेहरे बदल देते हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच में हमेशा वो बदलाव देखा जाता है और उसमें 6 सीट ऐसे हैं जो 2008 के परिसीमन में बने। वहाँ भी इस तरह का नेचर वहाँ के मतदाताओं के बीच में देखा जाता है। वो भी हर बार अपने चेहरे बदल देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस या भाजपा के सामने ये है कि इन सीटों पर क्या वे अपना जो सिटिंग एमएलए हैं उनके चेहरे वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो क्या होगा कि 2013 में कांग्रेस के अनुकूल सारी परिस्थितियां मौजूद थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा पाई। इसके लिए कुछ कांग्रेसी इस बात को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उस समय 22 विधायकों का, सिटिंग एमएलए का टिकट काटा जाना था, लेकिन उनका टिकट नहीं काटा गया, जिसके चलते परिणाम अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं हुए और कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती रही। इस बार जैसा कहा जा रहा है, तमाम सर्वे में ये बातें आ रही हैं कि कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन क्या सीटों को जो इस तरह की सीटें हैं जहाँ पे हर बार बदलाव होता है, उन सीटों पर बिना चेहरा बदले इस तरह का फिर से पुनरावृत्ति कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे अनिल पांडे जी से। उनसे हम बात करेंगे और सारी चीज़ों को हम जानेंगे। पर छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के वोटों के बीच में कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत ही कम अंतर रहा है और कांग्रेस ने उस अंतर को धीरे धीरे कम किया था। अगर अपन 2003 की बात करें, जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला चुनाव हुआ था, तो 71.3% मतदान हुआ था, जिसमें भाजपा को 39.26% वोट मिला था, 50 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 36.7% वोट मिला था और 37 सीटें मिली थी। 2 सीट बसपा को मिली थी और उनको 4.5% करीबन वोट मिला था। एनसीपी को भी 1 सीट मिल गई थी, विद्याचरण फैक्टर का। वोटों का अंतर अगर अपन देखेंगे तो मुश्किल से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2-2.5% का था। 2-2.5%, मोटा मोटा 2.5% के बीच था। परंतु कांग्रेस चुनाव क्यों हार गई? छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पे चुनाव क्यों हार गई? तो उसका सबसे बड़े 2 कारण थे। एक, विद्याचरण कांग्रेस से बगावत करके राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर खड़े हो गए थे भले, और दूसरा, छत्तीसगढ़ बनाने का श्रेय अटल सरकार को पास था। विद्याचरण जी को उस समय 7.2% वोट मिल गए थे, पर सीट उनको 1 मिली थी। परंतु ये एनसीपी को जो वोट आया था सीधे सीधे कांग्रेस के खाते से चल के आया था। नतीजा 2003 का चुनाव कांग्रेस हार गई थी। अगर अब इसके बाद अपन आते हैं 2008 पे। 2008 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी कड़ा मुकाबला हुआ। कोई साधारण मुकाबला नहीं था, ये कड़ा संघर्ष हुआ था सभी सीटों पर। परंतु उस समय भी वोटिंग परसेंटेज का जो था वो 70.66 था। मतलब
पहले की तुलना में जो आपका 2003 हुआ था उससे कुछ कम हुआ था, और जिससे कम होने के कारण ऐसा लगता है कि भाई सरकार को रिपीट करना चाहिए, तो सरकार रिपीट की थी, परंतु कांग्रेस और बीजेपी के वोटों के बीच का अंतर कम हुआ। कांग्रेस को उस समय भी 2008 में 50 सीट मिली, बीजेपी को 50 सीट मिली, 40.33% वोटिंग परसेंट उनका रहा। कांग्रेस को 38 सीट मिली और उनका वोटिंग परसेंट 38.62 रहा, मतलब 38.62 रहा। कांग्रेस के वोटों में 1.92% की वृद्धि हुई थी, परंतु सीट उसके कारण जो बढ़ी थी। भाजपा के ही वोट बढ़े थे, 1.07% वोट बढ़ा था, परंतु उसकी सीटों में कोई वृद्धि इसका नहीं हुआ था। बसपा 2 सीट लेके अपने स्थान पे कायम रही थी। अब आते हैं 2013 से पहले अपन बात करते हैं कि दोनों के बीच में वोटों का अंतर फिर घट गया, पूर्व 2003 की तुलना में फिर घट गया, मार्जिनल अंतर आ गया था। और ये अपना अंतर जो रहा उसके बीच में 40 पॉइंट, मतलब वही कुछ कम अंतर हुआ सब 2003 की तुलना में। अब आते हैं 2013 पे। 2013 में छत्तीसगढ़ में 77.45% मतदान हुआ, जो 2013 की तुलना में 2008 की तुलना में 6.79% अधिक था। बात आप अभी कर रहे थे कि 2013 में अनुकूल परिस्थितियां थी और अधिक मतदान को सत्ता के खिलाफ माना जाता है, परंतु हो गया यहाँ उल्टा। मतलब लगभग 6.79% पोलिंग परसेंटेज बढ़ा, परंतु कांग्रेस सत्ता नहीं मिल पाई। कांग्रेस को परसेंटेज कितना रहा? वोटिंग पर भाजपा को 49% वोट मिला, 49 सीट मिली और 41% वोट मिला। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट बढ़ी, 39 सीट मिली और 40.3% वोट मिला। मतलब दोनों के बीच में 0.7% मात्र अंतर रह गया, पर सीटों का अंतर कितना में तब्दील हुआ? 10। मतलब अगर अपन वोटिंग परसेंट की बात करें तो जिस प्रकार से वोटिंग परसेंट लगातार कांग्रेस का बढ़ते गया और अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कम होते गए अंतर, तो 2013 के चुनाव ने ही यह संकेत दे दिया था कि 2018 का चुनाव निर्णायक होगा। आप समझते हैं इस चीज को कि 0.7% कोई विशेष मतलब नहीं रखता है। पर अब कांग्रेस का ये वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा इतना? तो झीरम घाटी की घटना हुई थी, तो लोगों की सहानुभूति तो उनके पक्ष में थी ही, परंतु ये कांग्रेस को जो वोट मिला या वोटिंग परसेंटेज भी जो बढ़ा, वो इतना नहीं हो पाया कि उनको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा के छोड़ दिया। वो जहां तक वोटिंग परसेंटेज के बीच में अंतर का सवाल है। फिर अपन आते हैं 2018 पे। 2018 का चुनाव एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक चुनाव था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया। जोगी जी छोड़ के जा चुके थे, मतलब कांग्रेस जोगी जी की छाया से बाहर आ चुकी थी। जोगी अपना एक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल बना चुके थे। तो चुनाव की कमान कांग्रेस की भूपेश बघेल जो प्रदेशाध्यक्ष थे और टीएस बाबा के हाथ में थी। टीएस बाबा ने घूम घूम के अपना पूरे प्रदेश में जन घोषणा पत्र भी तैयार किया था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक किसानों का कर्जा माफी और दूसरा बिजली बिल हाफ करना चाहिए। मैं उससे ज़्यादा महत्व हूँ कि धान का 25 रुपये क्विंटल में खरीदी करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था और शायद ये मुद्दा क्लिक किया। 2018 में जो मतदान हुआ 76% से ऊपर, मतलब 76.88% मतदान हुआ, जो 2013 की तुलना में 5 में कम था, 0.57% कम हुआ था। कमाल की बात देखिए, मतदान कम होता है तो कम मतदान को अपन ये मानते हैं कि सत्ता के पक्ष में जाएगा, परंतु हो गया यहाँ उल्टा। जब रिजल्ट सामने आया तो होश उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को मिल गई 68 सीट और उसको 43% वोट मिले। भाजपा को मिल गया 15 सीट पर उसका वोट 33% मिला।
मतलब कांग्रेस के वोट में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। 2.7% कांग्रेस की वोटों में वृद्धि हुई और भाजपा का जो पूर्व 2013 की तुलना में 8% वोट कम हो गया। परंतु कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वोटों का अंतर हो गया 10%, जिसका नतीजा उनके सीटों के बीच में आया। कांग्रेस यहाँ 68 सीट मिली, उनको यहाँ 15 सीट मिली। अब बात कर लेते हैं अगर 2018 में एक फैक्टर और योगी जी की पार्टी का, तो योगी जी की पार्टी को पहली बार चुनाव लड़े थे वो, 5 सीट उनको मिली और 7.6% उनको वोट मिला। अब अगर अपन बात करें कि योगी के पास 7.6 भारतीय जनता पार्टी का जो 8% वोट कम हुआ, लगभग उसमें से 5% योगी जी की तरफ ट्रांसफर हुआ और लगभग 3% कांग्रेस की तरफ आया। अब आ जाते हैं अपन 2023 में के चुनाव में। तो 2018 में कांग्रेस को जीतने के पीछे बहुत से नए और युवा चेहरों को उसने टिकट दिया था और उनमें से अधिकांश चुनाव जीतने में सफल रहे। महिलाओं में भी 12 महिलाओं को उन्होंने कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिसमें से 10 महिलाएं चुनाव जीतने में सफल रही। मतलब कांग्रेस का महिलाओं के जो टिकट दी थी स्ट्राइक रेट 83% था। लेकिन ये आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि जैसे ये 2013 में ये कहा जाता है कि जो नए चेहरे को मौका नहीं मिला, इसलिए उस समय सरकार आते आते रह गई। आज भी छत्तीसगढ़ में 23 ऐसे सीट हैं जहां पे हर बार चेहरे बदल दिए जाते हैं। तो अगर सरकार ने, कांग्रेस ने अगर उन्हीं लोगों को फिर से टिकट दे दिया तो क्या उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 2013 की बात की। 2013 में ही झीरम काटी कांड हुआ था और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नंद कुमार पटेल सहित अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खो चुकी थी। तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने जो तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जो अपनी रणनीति बनाई वो ठीक बनाई। भले उनको सीट कम मिली पर उनका वोट बढ़ा था। और रहा साल नए चेहरों के बारे में, तो मेरा एक ये मानना है कि 3 बार के जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनके हारने की संभावना ज़्यादा होती है बनिस्बत फर्स्ट बार के सिटिंग एमएलए से। इनमें भी वही लोग हार जाते हैं जिनका प्रदर्शन खराब होता है। जैसे 23 सीटें हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, अब वहाँ चेंज हो जाए, जैसे महासमुंद की 4 सीटें हैं। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में लगभग 70% सीटें ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में हैं और ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के जो लोग होते हैं उनका जीवन का बहुत बड़ा सहारा सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षा केंद्र, खाद बीज, उर्वरक, बस, इन सारी सुविधाओं के वो आश्रित है। अगर ये सुविधाएं पीडीएस, अगर ये सुविधाएं उनको अच्छी तरह से मिलती रहती हैं और वो संतुष्ट रहते हैं तो फिर वो कम मार्जिन वाली सीट भी एक बार विनिंग सीट में आ जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो कम मार्जिन वाली सीटें पलट जाएंगी। परंतु तो नहीं, आगे आता हूँ मैं। इसमें भी अपने को देखना पड़ेगा कि 5% मार्जिन वाली सीटें कितनी हैं। जो आप बात कर रहे हैं उसमें 400 वोट से लेके 12,000 वोट के अंतर वाली सीटें हैं। कोई 5,000 है, कोई 4,000 है, कोई 2,500 है, कोई 3,000 है। तो जो कम सीटों में, जहाँ पे कम सीटों के अंतर से जीत वाली बात है, वो रोटेशन वाली सीटें नहीं है। उनमें से कोई भी रोटेशन वाली सीट नहीं, आप जो हर बार रोटेट जो हो रही है। नहीं, रोटेशन सवाल वही है कि एंटी इनकम्बेंसी का सवाल होता है वहाँ पे। अगर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वहाँ पे लोग अगर संतुष्ट हैं तो वहाँ पे क्यों बदली करेंगे? अगर वो चीजें, ये कोई गणित का नियम नहीं है। ये आप चुनाव को आप गणित के नियम से मत तोड़िए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। चुनाव को बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं। मेरा कहना है कि हो सकता है कि जहाँ कम अंतर से जो सीटें बदल जा रही थी, हो सकता है इस बार सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर वो सीटें रिपीट कर जाएं। लेकिन ये जो है कई सारे ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे हैं, जैसे महासमुंद की 4 सीटें, जिसमें एक महासमुंद को छोड़ दें तो बाकी 3 ग्रामीण सीटें, ठीक है, ये चेंज हो जाती हैं, वो उसका नेचर है। रायगढ़ को छोड़ दें तो 2 और सीटें, सारंगगढ़ है, ले लूंगा, वहाँ चेंज हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, ये रिवायत का मामला है। बहुत ही माइनर अंतर है वहाँ पे, 2%, 3%, 5% का अंतर है। परंतु हमको ये देखना पड़ेगा कि उन सीटों पे वोटों का अंतर का परसेंटेज कितना है। आप वोटों की संख्या में मत जाइए।
परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। अगर 5% के अंदर वाली सीटें हैं, वो सीटें, तो उनमें बदलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। परंतु सबसे बड़ा गुंजाइश जब नया वोटर आता है, ये कौन सा फैक्टर इसको प्रभाव डालता है, तो उसमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये किस कारण से होता है। कुछ सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो मैं जैसे 36 मतलब एक दैनिक भास्कर का एक वो था सर्वे था, और एक और सर्वे छत्तीसगढ़ ने किया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ मैं कहता हूँ बहुत से सर्वे मैंने खुद किए हैं, अच्छा खासा अनुभव है। इन सर्व 3 महीने पहले सर्वे, चुनाव से 3 महीने पहले सर्वे, 4 महीने पहले सर्वे, 5 महीना पहले सर्वे का मैं कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देता। और छत्तीसगढ़ की जो जनता है, मेरा जो बड़ा मुश्किल है उसके मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना। और पिछले 2-3 चुनाव से देखने को आ रहा है कि वो क्या करना चाह रही है, और चुनाव में मतगणना के बाद ही पता चलता है। अगर उदाहरण के लिए अपन पिछला ही चुनाव ले लें, क्या किसी ने छत्तीसगढ़ में कल्पना की थी कि इस तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 15 सीट पे सिमट जाएगी? सारे सर्वे वाले, सारे ओपिनियन वाले तो भाजपा को बहुमत दे रहे थे। तो उस पर अपने को जब जनता संतुष्ट है, अगर आप मान के चलिए संतुष्ट है, तो वो सरकार बदली नहीं करेगी। तो इस बात को क्यों नहीं मानते कि अगर सरकार से संतुष्ट है, विधायक से संतुष्ट नहीं भी हो सकती है, विधायक के खिलाफ भी हो सकती है, विधायक के पर्सनल भी बहुत सारे एक बात है, बहती गंगा में बहुत से लोग अपने हाथ धो लेते हैं। सब मतदान करते समय जनता के दिमाग में 2 बातें रहती हैं, ये जो सरकार है वो हमारी भलाई के लिए कितना काम कर रही है। कहीं कोई गुस्सा होता है, कहीं कोई नाराजगी रहती है, इन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाली बात रहती है, तो चुनाव प्रचार के दौरान या उससे पहले वो मिलजुल के अपने प्रति नाराजगी को दूर करने का काम भी करते हैं। जब तक बहुत बड़ा कोई कारण ना हो, असंतुष्टिकरण का जब तक बहुत बड़ा कारण ना हो, तब तक जनता बदली नहीं करती है। और छत्तीसगढ़ के तासीर में ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उसने लगातार 3 बार मौका दिया। आप इस बात को मत कहते, तो निश्चित है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी। जो 72, 71 का 75 का दावा कर रहे हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। सीटें कम होंगी और बहुत ही निकटस्थ मुकाबला होगा बहुत सी सीटों का। परंतु अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ, चुनाव में प्रत्याशी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस किन किन प्रत्याशियों को टिकट दे रही है, नहीं दे रही है, भाजपा किन को दे रही है, नहीं दे रही है, तो अभी से इस बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या पता कांग्रेस और भाजपा दोनों ऐसे एंटी इनकम्बेंसी सीट वाले सीटिंग में लोगों को टिकट काट ही दे। इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुकाबला कैसा दिखता है? अभी कांग्रेस का जो ये कहना है, कांग्रेस का कहना है कि वो क्लीन स्वीप की स्थिति में अभी भी विन विन की स्थिति में है। मैं आपको भाजपा बहुत अच्छा कारण बताऊंगा मैं आपको। कांग्रेस से सोच रही है कि अपने द्वारा जन कल्याणकारी के कार्यों के बलबूते पे उसकी सरकार रिटर्न करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो दूसरी दिशा से सोच रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 66 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी और कांग्रेस को सिर्फ 24 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल हुई थी। फिर भी लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, पर एक दिशा तो देते हैं। कांग्रेस अपने 2018 के परिणामों के आधार पर आगे बढ़ रही है। वो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से क्या चूक हो गई, क्या कमियां रह गई, और 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर उन्होंने कोई योजना बनाई होगी कि कैसे हम उन 66 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से बढ़त हासिल करें जिसमें हमको लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई थी। तो अभी 3 लेखे तेल की धार में बिल्कुल, अभी जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती है और कम से कम चुनाव प्रचार शुरू नहीं हो जाता है, तब तक अभी शांत स्थिति, मतलब ज़्यादा कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में तेल है वही दिया रह जाएगा। जिस राजनीतिक पार्टी ने अच्छे से पूरे डेटाबेस तैयार किया, अच्छे से रणनीति बनाई, जो अच्छे से इस चुनाव को लड़ेंगे वही जीत पाएंगे। जो ये एनालिसिस निकला है उसका कहने का मतलब ही यही निकलता है कि हवा में किसी पार्टी को उड़ना नहीं चाहिए कि हम जीत ही जाएंगे या हम दूसरे को हरा ही देंगे।
तो इसके लिए कुशल रणनीति की ज़रूरत होगी और डेटाबेस देखने की ज़रूरत होगी, एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। तो हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, उस हिसाब से हम आगे भी एनालिसिस करेंगे। जब कांग्रेस और भाजपा दोनों अगर अपना टिकट वितरण कर देंगे, इसके बाद भी हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस पार्टी में कितना दम है, कितनी संभावनाएं हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जहन में कुछ सवाल है, कमेंट कीजिए। थैंक यू।